नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। यह यात्रा है आदतों की दुनिया में, उन अदृश्य ताकतों की दुनिया जो हर दिन हर पल हमारे फैसले ले रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अपने फैसले खुद लेता हूं, पर सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी का 40 से 50% हिस्सा सोच समझकर नहीं बल्कि आदतों से चलता है। जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, यह कोई सचेत निर्णय नहीं है। जब आप ऑफिस जाते समय वही रास्ता लेते हैं, यह भी नहीं। जब आप तनाव में नाखून चबाने लगते हैं या खुशी में मिठाई खाने लगते हैं, यह सब आदतों का खेल है। चार्ल्स डुहिग, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, उन्होंने वर्षों तक इस विषय पर शोध किया, वैज्ञानिकों से मिले, कंपनियों का अध्ययन किया और हजारों लोगों की कहानियां सुनी और फिर लिखी यह किताब द पावर ऑफ हैबिट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आदतें कैसे बनती हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है यूजीन पॉली नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से। यूजीन की उम्र 63 साल थी जब उन्हें वायरल एन्सेफेलाइटिस नाम की एक भयानक बीमारी हुई। इस बीमारी ने उनके दिमाग के एक हिस्से को नष्ट कर दिया, मीडियल टेम्पोरल लोब, जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। बीमारी के बाद यूजीन कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। अगर आप उनसे 5 मिनट पहले मिले हैं तो भी वे भूल जाते। वे अपने घर का लेआउट नहीं बता सकते थे, पर अगर आप उन्हें छोड़ देते तो वे अपने कमरे तक पहुंच जाते। वैज्ञानिक लैरी स्क्वायर ने जब यूजीन का अध्ययन किया तो एक अद्भुत बात पता चली। यूजीन को कुछ याद नहीं रहता था, पर उनकी आदतें बरकरार थीं। वे रोज सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाते, टहलने जाते और अपने घर वापस आ जाते, बिना किसी मेमोरी के। यह कैसे संभव है? क्योंकि आदतें दिमाग के एक अलग हिस्से में स्टोर्ड होती हैं, बेसल गैंग्लिया में। यह हिस्सा मेमोरी से स्वतंत्र काम करता है और यही है आदतों की असली ताकत। एक बार बन जाएं तो वे ऑटोमेटिक हो जाती हैं। डुहिग बताते हैं कि हर आदत 3 चीजों से बनी होती है। पहला, संकेत या क्यू। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ऑटोमेटिक मोड में जाने का समय आ गया है। ये कोई जगह हो सकती है, समय हो सकता है, भावना हो सकती है या कोई व्यक्ति। दूसरा, रूटीन। ये वो एक्शन है जो आप करते हैं। ये फिजिकल हो सकता है जैसे खाना खाना, मेंटल हो सकता है जैसे गुस्सा होना, या इमोशनल हो सकता है जैसे चिंता करना। तीसरा, इनाम या रिवॉर्ड। ये वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जो आपके दिमाग को बताता है कि इस लूप को याद रखना है। ये प्लेजर हो सकता है, रिलीफ हो सकती है या कोई और सेटिस्फैक्शन। MIT के वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किया। जब पहली बार चॉकलेट एक मेज के अंत में रखा गया तो चूहे के दिमाग में बहुत एक्टिविटी थी। वो सूंघ रहा था, देख रहा था, सोच रहा था, पर धीरे धीरे जब यह रोज होने लगा तो दिमाग की एक्टिविटी कम हो गई, आदत बन गई थी। यही हमारे साथ होता है। पहली बार कार चलाते समय हमें हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, पर कुछ महीनों बाद हम गाना सुनते हुए, बातें करते हुए ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि ड्राइविंग एक हैबिट बन जाती है। अब मैं आपको 20वीं सदी की शुरुआत में ले चलता हूं। अमेरिका में उस समय दांतों की हालत बेहद खराब थी। लोग महीनों ब्रश नहीं करते थे, दांत सड़े हुए, मसूड़ों से खून, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी आता है क्लाउड हॉपकिंस, एडवर्टाइजिंग का जादूगर। उन्होंने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को बेचने की जिम्मेदारी ली, पर समस्या यह थी कि लोगों को तो ब्रश करने की आदत ही नहीं थी। हॉपकिंस ने क्या किया? उन्होंने डेंटल बुक्स पढ़ी और एक चीज खोज निकाली, दांतों पर जमने वाली म्यूसिन फिल्म, जिसे वे फिल्म कहते थे। यह फिल्म हर किसी के दांतों पर होती है, पर इससे कोई नुकसान नहीं होता। हॉपकिंस ने अपने विज्ञापनों में लिखा, अपनी जीभ से दांतों को छुओ, क्या महसूस होती है वो परत? यही है वो फिल्म जो तुम्हारे दांतों को बदसूरत बना रही है। ये था क्यों, वो फिल्म जो लोग अपनी जीभ से महसूस कर सकते थे। फिर उन्होंने रूटीन बताया, पेप्सोडेंट से ब्रश करो। और रिवॉर्ड? हॉपकिंस ने टूथपेस्ट में सिट्रिक एसिड और मिंट ऑनेल डाला, जो मुंह में एक झागदार, ठंडी, ताजगी भरी फीलिंग देता था। पर सबसे चालाकी की बात यह थी कि यह ताजगी की फीलिंग बिल्कुल जरूरी नहीं थी। दांतों की सफाई के लिए झाग चाहिए ही नहीं, पर हॉपकिंस ने एक क्रेविंग पैदा कर दी।
लोगों को लगने लगा कि बिना उस जाग के उनके दांत साफ नहीं हुए। 10 साल में पेप्सोडेंट अमेरिका के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक बन गया और ब्रशिंग एक नेशनल हैबिट बन गई। 1930 तक एडवर्टाइजर्स ने टूथपेस्ट को ब्यूटी एड बना दिया था। वोल्फ्राम शुल्त्ज नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने बंदरों पर प्रयोग किया। जब पहली बार बंदर को ब्लैकबेरी जूस मिला तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हुआ, खुशी का सिग्नल। पर कुछ दिनों बाद एक अजीब चीज हुई। अब डोपामाइन तब रिलीज नहीं हो रहा था जब जूस मिलता था, बल्कि तब हो रहा था जब वो स्क्रीन देखता था जो जूस आने का सिग्नल देती थी। यानी एंटिसिपेशन में ही रिवॉर्ड मिल रहा था। और अगर किसी दिन जूस नहीं मिला तो बंदर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्रेविंग पैदा हो चुकी थी। यही प्रिंसिपल सिगरेट्स, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया सब में काम करता है। आप इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। सिगरेट की पहली ड्रैग से पहले ही आपका दिमाग रिलीफ महसूस करने लगता है। अब चलते हैं अमेरिकन फुटबॉल की दुनिया में। 1996 में टोनी डंगी को टाम्पा बे बक्केनियर्स की कोचिंग मिली। ये टीम लगातार हार रही थी। पिछले 20 सालों में केवल 3 विनिंग सीजन्स। डंगी का अप्रोच अलग था। उन्होंने कहा, हम फॉर्मेशंस कम करेंगे, बल्कि उन्हें इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वे ऑटोमेटिक हो जाएं। जब खिलाड़ी सोचना बंद कर देंगे और बस रिएक्ट करेंगे, तब हम जीतेंगे। और यही हुआ। 3 सालों में टाम्पा बे प्लेऑफ्स में पहुंच गई। डंगी ने अपने खिलाड़ियों की आदतें बदल दी थीं, पर एक समस्या थी। चैंपियनशिप गेम्स में जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, खिलाड़ी अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते थे। वे सोचने लगते थे और हार जाते थे। डंगी ने समझा कि आदत बदलना आसान है, पर उसे हर हाल में टिकाए रखना, इसके लिए बिलीफ चाहिए। विश्वास कि यह नया तरीका सच में काम करेगा। यहीं से निकलता है आदत बदलने का सुनहरा नियम। आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, बस बदल सकते हैं। क्यू और रिवॉर्ड वही रखिए, बीच का रूटीन बदल दीजिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब किसी को अल्कोहल की क्रेविंग होती है, क्यू है तनाव या अकेलापन, तो वे शराब पीने की जगह ओल्ड रूटीन, अपनी ईए मीटिंग में जाते हैं और वहां अपनी कहानी शेयर करते हैं। न्यू रूटीन और मिलता है कम्युनिटी का सपोर्ट और रिलीफ। रिवॉर्ड पर ये में एक और चीज है जो बाकी प्रोग्राम्स में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ। वे कहते हैं, अपने आप को हायर पावर के हवाले कर दो। ये बिलीफ ही उन्हें सबसे कठिन समय में टिके रहने की ताकत देता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग ए में बिलीफ डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो गॉड में हो, ग्रुप में हो या बस खुद में, वे रिकवरी में सफल होते हैं। बिलीफ ही वो इंग्रेडिएंट है जो हैबिट चेंज को परमानेंट बनाता है। 1987 अक्टूबर की एक सुबह न्यूयॉर्क के एक शानदार होटल में अल्कोआ कंपनी के इन्वेस्टर्स इकट्ठे हैं। वे अपने नए सीईओ से मिलने वाले हैं। पॉल ओनील स्टेज पर आते हैं। सब सोच रहे हैं, ये बताएंगे कि प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएंगे, टैक्सेस कैसे कम करेंगे, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। पर ओनील कहते हैं, मैं अल्कोआ को सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है 0 इंजरीज। सन्नाटा छा जाता है। इन्वेस्टर्स शॉक्ड हैं। एक इन्वेस्टर तो वहीं से अपने क्लाइंट को कॉल करके कहता है, बोर्ड ने एक पागल को सीईओ बना दिया है, अभी शेयर्स बेच दो। पर वो इन्वेस्टर गलत था, बुरी तरह गलत। ओनील समझ गए थे कि अगर वे सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो पूरी कंपनी कल्चर को बदल दे, एक कीस्टोन हैबिट। और उन्होंने वर्कर सेफ्टी को चुना। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए हर प्रोसेस को देखना पड़ेगा, हर वर्कर से बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन चैनल्स खोलने पड़ेंगे। ओनील ने कहा, अगर कहीं कोई इंजरी होती है तो यूनिट प्रेसिडेंट को मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट करनी होगी और साथ में प्लान बताना होगा कि यह फिर कैसे नहीं होगी। शुरुआत में लोगों ने सोचा बस एक नई पॉलिसी है, पर ओनील सीरियस थे। अगर कोई प्रेसिडेंट रिपोर्ट नहीं करता तो उसे निकाल दिया जाता। धीरे धीरे क्या हुआ, मैनेजर्स को वर्कर्स से बात करनी पड़ी, वर्कर्स को सुनना पड़ा, प्रोसेसेस को समझना पड़ा। क्वालिटी इंप्रूव हुई क्योंकि अगर कोई चीज अनसेफ है तो वो लो क्वालिटी भी होगी। कम्युनिकेशन बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ा, इनोवेशन आया और परिणाम? जब ओनील ने 1987 में ज्वाइन किया तो अल्कोआ का मार्केट वैल्यू $1.5 बिलियन था। जब वे 2000 में रिटायर हुए तो $27 बिलियन हो चुका था। इंजरीज 1980 के दशक में अमेरिका की औसत इंजरी रेट
1.5% थी। अल्कोआ में यह 0.2% हो गई। दुनिया की सबसे सेफ कंपनीज में से एक। कुछ आदतें छोटी होती हैं पर डोमिनो इफेक्ट लाती हैं। स्टडीज बताती हैं जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं वे बेहतर खाते हैं, ज्यादा पेशेंट होते हैं, कम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जो परिवार साथ बैठकर खाना खाते हैं उनके बच्चे बेहतर ग्रेड्स लाते हैं और कम इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग अपना बिस्तर रोज ठीक करते हैं वे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और बजट के अंदर रहते हैं। तो आप अपने लिए एक कीस्टोन हैबिट चुनिए। हो सकता है वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या सुबह वॉक पर जाना हो। अब मिलिए मैंडी से। मैंडी 19 साल की है और स्टारबक्स में काम करती है, पर उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। बचपन में उसके पेरेंट्स ड्रग्स लेते थे, स्कूल में वो स्ट्रगल करती थी, हाई स्कूल ड्रॉप आउट हो गई, कई नौकरियों से निकाल दी गई क्योंकि वो कस्टमर्स से लड़ बैठती थी। फिर स्टारबक्स ने उसे हायर किया और आज 4 साल बाद वो मैनेजर बनने वाली है। कॉलेज जा रही है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। कैसे? स्टारबक्स ने उसे सिखाया विल पावर, संयम, सेल्फ डिसिप्लिन। स्टारबक्स के एग्जीक्यूटिव्स जानते हैं कि उनकी सक्सेस का राज कॉफी बीन्स नहीं है, वो है उनके एम्प्लॉयज की एबिलिटी टू रिमेन काम एंड पोलाइट अंडर प्रेशर। इसीलिए स्टारबक्स ने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है विल पावर डेवलप करने के लिए। वे इसे कहते हैं लट्टे मेथड। लिसन टू द कस्टमर, एक्नॉलेज देयर कंप्लेंट, टेक एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, थैंक देम, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन। पर यह सिर्फ कागज पर नहीं है। एम्प्लॉयज को बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, रोल प्लेस होती हैं, मुश्किल सिचुएशंस के लिए रेडीमेड रिस्पॉन्सेस तैयार किए जाते हैं। जब एक एंग्री कस्टमर चिल्लाता है तो मैंडी को सोचना नहीं पड़ता, उसकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिक किक इन करती है। साइकोलॉजिस्ट मार्क मोरावेन ने फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को फ्रेशली बेक्ड चॉकलेट चिप कुकीज के सामने बैठाया, पर कहा तुम कुकीज नहीं खा सकते, सिर्फ रेडिशेस खा सकते हो। दूसरे ग्रुप को जो चाहे खाने दिया। फिर दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल पजल दिया जो एक्चुअली सॉल्व नहीं हो सकता था। नतीजा? जिन्होंने कुकीज रेजिस्ट की वे जल्दी हार मान गए, औसतन 8 मिनट में, जबकि दूसरे ग्रुप ने 19 मिनट तक कोशिश की। क्यों? क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक मसल की तरह जो थक जाती है। पर अच्छी खबर यह है कि मसल की तरह ही इसे स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट्स ने लोगों को 2 महीने जिम भेजा, सिर्फ जिम। पर धीरे धीरे उन लोगों ने स्मोकिंग कम कर दी, जंक फूड कम खाना शुरू किया, डिशेज समय पर धोने लगे। एक जगह विल पावर बढ़ी तो सब जगह असर हुआ। 2007 नवंबर, रोड आइलैंड हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग रूम में 86 साल के एक पेशेंट का ब्रेन सर्जरी हो रही है। सब कुछ रूटीन लग रहा है, पर सीनियर नर्स को लग रहा है कि सर्जन गलत साइड ऑपरेट कर रहे हैं। पर वो बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि उस हॉस्पिटल की कल्चर ऐसी थी, सर्जन्स गॉड्स थे, नर्सेज को चुप रहना था। सर्जरी खत्म होती है, पेशेंट की हालत और बिगड़ती है, इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। और यह पहली बार नहीं था। पिछले 3 सालों में रोड आइलैंड हॉस्पिटल में 5 बार गलत साइड पर सर्जरी हुई थी। इंस्ट्रूमेंट्स भूल जाते थे पेशेंट्स के अंदर, गलत मेडिकेशंस दी जाती थीं। सब जानते थे कि प्रॉब्लम है, पर किसी ने कुछ नहीं किया। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट बन चुकी थी। सब अपने काम में लगे रहो, सवाल मत पूछो। तब फेडरल रेगुलेटर्स ने हस्तक्षेप किया। हॉस्पिटल पर भारी जुर्माना लगा, नेशनल न्यूज में आ गया। और तब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन बदलाव करना पड़ा। उन्होंने मैंडेटरी चेकलिस्ट्स लागू की, टीम मीटिंग्स शुरू की, नर्सेज को एम्पावर किया कि वे सर्जन को रोक सकें, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बनाए। आज रोड आइलैंड हॉस्पिटल पेशेंट सेफ्टी में लीडर्स में से है। बिजनेस स्कूल्स में एक फेमस कोट है, नेवर वेस्ट ए गुड क्राइसिस। हिस्ट्री देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 ने बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉज बदले। चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर ने नासा की पूरी कल्चर बदल दी। तो जब आपकी जिंदगी में संकट आए, पर्सनल, प्रोफेशनल या हेल्थ, तो उसे प्योर नेगेटिव मत समझिए। वो एक विंडो है नई आदतें बिल्ड करने की। 1 दिसंबर 1955, मोंटगोमरी, अलाबामा। रोजा पार्क्स, एक 42 साल की अफ्रीकन अमेरिकन सीमस्ट्रेस, काम से घर जा रही हैं। बस में बैठती हैं,
कुछ स्टॉप्स के बाद बस भर जाती है। ड्राइवर कहता है ब्लैक्स को उठकर व्हाइट्स को सीट्स देनी होंगी। रोजा पार्क्स मना कर देती हैं, पुलिस आती है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन मॉन्टगोमरी का पूरा ब्लैक कम्युनिटी यूनाइटेड हो जाता है। बस बॉयकॉट शुरू होता है। 365 दिन तक, पूरे एक साल, हजारों लोग बसों में नहीं चढ़ते, वॉक करते हैं, कारपूल करते हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बस सेग्रीगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत थी। पर सवाल यह है, रोजा पार्क्स अकेली नहीं थीं जिन्होंने ऐसा किया। उनसे पहले भी लोगों ने सीट छोड़ने से मना किया था। तो रोजा पार्क्स के केस में ऐसा क्या था जो एक पूरा मूवमेंट बन गया? जवाब है सोशल हैबिट्स और वीक टाइज। रोजा पार्क्स सिर्फ एक सीमस्ट्रेस नहीं थीं, वे NICP में एक्टिव थीं, चर्च में इन्वॉल्व्ड थीं, कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड थीं। उनके कनेक्शंस थे दर्जनों ऑर्गेनाइजेशंस से, सैकड़ों लोगों से। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो यह सिर्फ एक स्ट्रेंजर की प्रॉब्लम नहीं रही, ये पर्सनल हो गया। यह हमारी रोजा है और यही है सोशल मूवमेंट्स की साइकोलॉजी। वे 3 स्टेजेस में काम करती हैं। स्टेज पहली स्ट्रॉन्ग टाइजा, फ्रेंडशिप और कम्युनिटी से शुरू होता है। रोजा को जानने वाले लोग प्रोटेस्ट में आए। स्टेज दूसरी वीक टाइज, फिर वे लोग आए जो रोजा को डायरेक्टली नहीं जानते थे पर किसी ऐसे को जानते थे जो रोजा को जानता था। वीक टाइज ने मूवमेंट को फैलाया। स्टेज तीसरी न्यू हैबिट्स, जब बॉयकॉट महीनों तक चला तो यह एक नई सोशल हैबिट बन गई। वॉकिंग और कारपूलिंग नॉर्मल हो गया। यह कम्युनिटी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। रिक वॉरेन ने सैडलबैक चर्च बनाई, जो अब अमेरिका की सबसे बड़ी चर्चेज में से एक है। कैसे? उन्होंने स्मॉल ग्रुप्स बनाए, बाइबल स्टडी ग्रुप्स, पेरेंटिंग ग्रुप्स, सपोर्ट ग्रुप्स। लोग हफ्ते में एक बार मिलते, शेयर करते, बॉन्ड्स बनाते और धीरे धीरे चर्च जाना उनकी हैबिट बन गई। सोशल हैबिट। एंड्रू पोल टारगेट स्टोर्स के स्टैटिस्टिशियन हैं। उनका काम है डेटा एनालाइज करना और प्रेडिक्ट करना कि कस्टमर क्या खरीदेगा। टारगेट के एग्जीक्यूटिव्स ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है इससे पहले कि वो हमें बताए? अजीब सवाल लगता है, पर बिजनेस सेंस है। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जब लोगों की शॉपिंग हैबिट्स बदलती हैं। अगर टारगेट उस एग्जैक्ट मोमेंट में सही प्रोडक्ट्स ऑफर करे तो वो लॉयल कस्टमर्स बना सकता है। पोल ने लाखों ट्रांजैक्शंस एनालाइज किए और पैटर्न्स मिले, जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अनसेंटेड लोशन की खरीद बढ़ जाती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सप्लीमेंट्स, लार्जर पर्सेज, कॉटन बॉल्स और वॉशर क्लॉथ्स। उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया जो 25 प्रोडक्ट्स पर आधारित था और वो सटीक था, बहुत सटीक। पर फिर एक प्रॉब्लम आई। एक आदमी टारगेट स्टोर में आया गुस्से में, मैनेजर से मिला, तुम लोग मेरी टीनेज बेटी को बेबी क्लोथेज और क्रिप्स के कूपन्स भेज रहे हो, वो तो हाई स्कूल में है, तुम चाहते हो वो प्रेग्नेंट हो। मैनेजर ने माफी मांगी। कुछ दिनों बाद वही आदमी वापस आया, शर्मिंदा, मुझे पता नहीं था, मेरी बेटी सच में प्रेग्नेंट है, माफी मांगनी चाहिए मुझे। टारगेट इतना सही था कि यह क्रीपी लगने लगा। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बदली। अब वे बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन्स को रैंडमली लॉन मोवर्स और वाइन ग्लासेस के कूपन्स के साथ भेजते ताकि लगे कि कोइंसिडेंस है। यह एग्जाम्पल एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या कंपनीज को इतना डेटा रखने का हक है? क्या वे हमारी हैबिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं? टारगेट, अमेजन, गूगल, फेसबुक सब हमारी हर क्लिक, हर सर्च, हर परचेज ट्रैक करते हैं और फिर एल्गोरिदम्स यूज करके हमें वो चीजें रेकमेंड करते हैं जो हम शायद खरीदें। यह हैबिट एक्सप्लॉयटेशन है या सर्विस, डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव, पर जागरूक रहना जरूरी है। ब्रायन थॉमस, एक वेल्श व्यक्ति, हमेशा एक अच्छा पति था। क्रिस्टीन उनकी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, कभी झगड़ा नहीं किया, पर उन्हें एक स्लीप डिसऑर्डर था, REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें सोते समय सपने फिजिकली इनैक्ट हो जाते हैं। एक रात ब्रायन को सपना आया कि कोई इंट्रूडर क्रिस्टीन को अटैक कर रहा है। सपने में उन्होंने उस इंट्रूडर की गर्दन दबा दी। जब वे जागे तो क्रिस्टीन मर चुकी थी। उन्होंने खुद अपनी पत्नी का गला घोंट दिया था। कोर्ट केस चला। ब्रायन गिल्टी थे, उन्होंने टेक्निकली क्राइम किया था, पर उनका कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व्ड नहीं था। यह उनकी हैबिट या रिफ्लेक्स थी जो डीप स्लीप में एक्टिवेट हो गई। कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी माना।
कंट्रास्ट करिए एनजी बैचमैन से। उन्हें गैम्बलिंग की एडिक्शन थी। कैसिनोज जाना, स्लॉट मशीन्स खेलना, ये उनकी हैबिट बन गई थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स का सारा पैसा गंवा दिया, $1 मिलियन से ज्यादा। उन्होंने कैसिनो को स्यू किया, कहा कि कैसिनो ने उन्हें मैनिपुलेट किया, पर कोर्ट ने कहा नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपकी चॉइस थी। तो सवाल ये है, हैबिट कब डिफेंस बन सकती है और कब रिस्पॉन्सिबिलिटी? न्यूरोसाइंस कहती है हमारे बहुत से डिसीजंस सबकॉन्शियस हैबिट्स से ड्रिवन होते हैं, पर फिलॉसफी कहती है अवेयरनेस ही फ्री विल की कुंजी है। अगर आप अपनी हैबिट्स के बारे में जानते हैं, क्यों, रूटीन, रिवॉर्ड, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, अवेयरनेस इज पावर। ब्रायन थॉमस को अपनी स्लीप डिसऑर्डर के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वे अकाउंटेबल नहीं हैं। एनजी बैचमैन को अपनी गैम्बलिंग हैबिट के बारे में पता था, इसीलिए वे अकाउंटेबल हैं। यही है इस किताब का अल्टीमेट मैसेज। अपनी आदतों को पहचानिए, समझिए और बदलिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आदतें कैसे काम करती हैं। यूजीन पॉली से लेकर पॉल ओनील तक, क्लाउड हॉपकिंस से लेकर टोनी डंगी तक, सबकी कहानियों में एक ही सीख है, आदतें बदली जा सकती हैं। पर इसके लिए जरूरी है, पहला, अपनी हैबिट लूप को पहचानना। आपका क्यू क्या है, रूटीन क्या है, रिवॉर्ड क्या है। दूसरा, क्रेविंग पैदा करना, नई आदत के रिवॉर्ड की ललक बनाना। तीसरा, बिलीफ रखना, विश्वास की बदलाव संभव है। चौथा, कीस्टोन हैबिट्स खोजना, वो आदतें जो डोमिनो इफेक्ट लाती हैं। पांचवा, विल पावर को मसल की तरह ट्रेन करना। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, जब आप अपनी हैबिट्स को समझ लेते हैं तो वे आप पर से अपनी पावर खो देती हैं और तब आप सच में फ्री हो जाते हैं। अरस्तू ने कहा था, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। तो अगली बार जब आप कोई आदत देखें, अच्छी या बुरी, तो उससे लड़िए मत, उसे समझिए, उसकी मैकेनिक्स देखिए और फिर धीरे धीरे एक छोटा बदलाव करके उसे ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही एक असाधारण जीवन की नींव बनती हैं। एक एक ईंट रखिए, धैर्य रखिए और एक दिन आप पाएंगे कि आपने एक सुंदर इमारत बना ली है अपनी जिंदगी की। बुकोपीडिया एक्सप्लेन के साथ रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आदतों के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।